थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में नहीं देते, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन, में ग्लूकोज बनना है। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस में ग्लूकोज बनना है लास्ट में। हाँ, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट पूरा बोलो, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है कि हमारा दो टाइप का रिएक्शन हो रहा है, एक हो रहा है लाइट रिएक्शन, एक हो रहा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाँ, ग्राना में हो रहा है और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है। क्या होता है लाइट रिएक्शन में, एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट भी रिलीज कर रहा है, और हाँ, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है यहाँ पे। और क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहीं पर हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है यहीं पे। हाँ हाँ, लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेसिंग। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है, सबसे पहले बताओगे पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम क्या होता है, या उसमें जो हमारे फोटोसिंथेटिक यूनिट है उसका क्या नाम है। फोटोसिंथेटिक यूनिट का नाम बताओ सबसे पहले, फोटोसिंथेटिक यूनिट का नाम, जो फोटोन्स को कैप्चर कर रहा है या जो फोटोन्स को ट्रैप कर रहा है, क्यू से नाम है, क्वांटाजिम, ठीक है, वो ट्रैप कर रहा है, ठीक है। फोटो सिस्टम हमारे दो टाइप का है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। क्या है दोनों में अंतर, हाँ, रिएक्शन सेंटर इसका क्या है, P700, फोटो सिस्टम 2 का P680, ठीक है। हमारे दो टाइप के फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर उसी में हो रहा है। क्लियर है, नहीं मैं लाइट रिएक्शन की बात कर रही हूँ। जेड स्कीम किसको बोलते हैं, नॉन साइक्लिक को हम लोग क्या कहते हैं, जेड, हाँ, जेड स्कीम भी कहते हैं। इसके बाद आप लोग मुझे बताओगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अच्छा, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, ठीक है। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कैसा होता है, एक पॉरफायरिन रिंग होता है और एक फाइटोल टेल होता है। पॉरफायरिन रिंग में क्या है, जो चार रिंग है, चार रिंग क्या है, पी से नाम है, हाँ, जिसमें 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, पायरोल, पायरोल रिंग है, और वो बीच में किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है। बीच में क्या है, एक सेंट्रल मॉलिक्यूल उसमें क्या है प्रेजेंट, मैग्नीशियम। इस पूरे फॉर्मूला में मैग्नीशियम 1 है, नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 5, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला किस कलर का ये होता है, किस कलर का ये होता है, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, ये ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और क्लोरोफिल बी, हाँ वो मुझे पता, आप लोग बता लोगे, C55, C55H N4, हाँ, कलर इसका बताओगे, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। इसमें से प्राइमरी पिगमेंट कौन सा है, और एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, सारा कुछ, ठीक है। फ्यूकोजैंथिन क्या है, ब्राउन एल्गी को फ्यूकोजैंथिन कहते हैं। उसमें जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है उसको हम लोग फाइकोजैंथिन कहते हैं, ठीक है, फ्यूकोजैंथिन, सॉरी। हमारा हो गया क्या, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हम लोग क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की, एटीपी का प्रोडक्शन किया, एनएडीपीएच का प्रोडक्शन करें। क्लियर है। अच्छा, फोटो सिस्टम 1 में कौन सा रिएक्शन सेंटर यूज हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा रिएक्शन सेंटर यूज हो रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा रिएक्शन सेंटर यूज हो रहा है, कौन सा रिएक्शन सेंटर यूज हो रहा है, क्या हो गया, आप लोग बताओगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा पिगमेंट सिस्टम यूज हो रहा है, पहले ये बताओ, या फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम सब एक है, पीसी क्या है, मैं बोली कौन सा यूज हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा पिगमेंट सिस्टम यूज हो रहा है या फोटो सिस्टम यूज हो रहा है, आप बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया आप लोग कंफ्यूज करके, हाँ, PS1 यूज हो रहा है। उसका रिएक्शन सेंटर क्या है,
ठीक है, P700 यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 में क्या यूज हो रहा है? नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों यूज हो रहा है। सबसे पहले कौन सा? P680 और फिर P700। यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा ATP NADPH बन चुका है, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो चुका है, जिसके कारण दो नेचुरल ऑक्सीजन मिलकर के बाहर निकल गए। अब इसके बाद यहाँ से आते कहा डार्क रिएक्शन। बेटा नहीं ध्यान दोगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा। डार्क रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? C3 साइकिल। C3 साइकिल मेल्विन केल्विन वो क्या डिस्कवरी करे, किसमें करे डिस्कवरी? एल्गी में करे। एल्गी का नाम बताओ। क्लैडोफोरा था, क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास थी ना, सिंडेस्मस, सिंडेस्मस, क्लोरेला और सिंडेस्मस। बेटा आप जो क्लैडोफोरा बोले ना वो TW एंगलमैन कर रहे हैं, वो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट था, याद आ रहा है आप लोगों को? ये छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार समझ जाओ फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सब में कुछ याद करने वाला चीज नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी याद करने वाला चीज नहीं। साइकिल अगर आप लोग को याद हो जाए ना तो वो बहुत अच्छी बात है। एक बार याद कर लोगे फिर वो भूलोगे नहीं, ठीक है। थोड़ा याद करना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम ही बिना कुछ याद किए चैप्टर में चल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना उनका? C3 साइकिल का, C3 साइकिल का 3PGA, फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या था उसका? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP, फुल फॉर्म 1,5 1,5 इसलिए क्योंकि वहाँ फॉस्फेट का पोजीशन कहाँ पे? फर्स्ट कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पे? रोबिस्को एंजाइम यूज हो रहा है। इसमें हमारा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है, ठीक है। हमारा RUBP कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन है। जो PGA बना वो कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? C3 साइकिल में क्या हो रहा है? C3 साइकिल के एंड नेट रिएक्शन बता दो क्या यूज हो रहा है? अच्छा चलो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, एक साइकिल में कितना ATP यूज होगा? एक साइकिल में कितना ATP यूज होगा? 3 ATP यूज होगा और 2 NADPH यूज होगा, ठीक है। और हमें टोटल कितना साइकिल चाहिए ताकि एक ग्लूकोज बन सके? बेटा बताओ। 6 साइकिल। 6 साइकिल क्यों चाहिए? हाँ तो आप पढ़े होगे ना खुद से, ये चैप्टर नहीं पढ़े हो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लेना इसको। CO2 में कितना कार्बन है? 1 कार्बन, ठीक है। एक साइकिल में 1 कार्बन फिक्स होगा। ग्लूकोज C6H12O6 कितना कार्बन है? 6 कार्बन। मतलब टोटल 6 CO2 को हमें फिक्स करना होगा, तब जाके हमारा क्या आएगा? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो टोटल में कितना एनर्जी चाहिए? चलो ठीक है, आप कैलकुलेशन बस करोगे, बस इसमें मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH यूज होगा, तो 6 साइकिल में कितना होगा? हाँ ठीक है। तो ये हमारा किसमें हो गया? C3 साइकिल में। फिर हम लोग आते हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल में क्या हो रहा है? C4 साइकिल में क्या हो रहा है? सबसे पहले एक एनाटॉमी उनका चेंज हो रहा है। एनाटॉमी क्या चेंज हो रहा है? उस एनाटॉमी को क्या नाम देते हैं? हाँ क्रन्स एनाटॉमी, क्रन्स एनाटॉमी, क्रन्स एनाटॉमी, ठीक है। C3 साइकिल जो हमारा हो रहा है ना वो कहाँ पर हो रहा है? कौन से सेल में हो रहा है? मीजोफिल सेल में। लेकिन जो C4 साइकिल होगा ये कहाँ होगा? 2 टाइप के सेल में होता है। कहाँ कहाँ? बंडल शीट सेल और ऊपर कौन सा सेल रहेगा? ऊपर मीजोफिल रहेगा, नीचे बंडल शीट रहेगा। मीजोफिल सेल में कौन बताएगा? कौन क्लास नहीं आया था? वो नहीं आया था। और तो आप लोग नहीं आए थे? आप लोग आए थे, आप लोग चले गए थे पहले, आप लोग आए ही नहीं थे।
उसके एक दिन पहले आप लोगों को जाना था कॉलेज, फिर आप बताओगे। हाँ, नीजोफिल सेल में नहीं, ये आए थे ना बेटा, आप नहीं आए थे बेटा। मुझसे कोई पूछा था कि मैम फोटो रेस्पिरेशन का डायग्राम कहाँ दिया हुआ है, तो लास्ट क्लास वही था, लास्ट क्लास वही था, फिर उसके बाद कोई क्लास नहीं, ये क्लास में आप आए हो नहीं। हाँ, आप मुझे बताओ नीजोफिल में कौन सा हमारा एंजाइम प्रेजेंट है जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा। CO2 को एक्सेप्ट करने का कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है नीजोफिल में, और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का नाम भी बताओगे, एंजाइम और मॉलिक्यूल, इतना आप लोगों को चेक करना पड़ रहा है। कोई नहीं पढ़ा उसके बाद बायो, चलो आप ही बता दो, आप बता दो नीजोफिल सेल में कौन सा एंजाइम है जो एक्सेप्ट करेगा उस मॉलिक्यूल को। रुबिस्को को तो हम लोग बचा के रख रहे हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट कर सकता है। पेट, हाँ देखो जिसको नहीं पढ़ना है बायो वो पढ़ के आ रहा है, पेट केस। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, पेप केस, ठीक है। और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पीईपी, और फर्स्ट प्रोडक्ट OAA। कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है OAA, 4 कार्बन का। आपका 3PG आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये आपका 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और बंडल शीट सेल में हमारा कौन सा एंजाइम है, बंडल शीट सेल में कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को, ठीक है। केल्विन साइकिल किस में होगा, मीजोफिल में होगा कि बंडल शीट में होगा। बेटा आप बायो क्यों नहीं लिए, केल्विन साइकिल बंडल शीट में होगा, केल्विन साइकिल यहाँ पर होगा क्योंकि हम लोग रुबिस्को को यहाँ छुपा के रखे हुए, क्योंकि ये रुबिस्को क्या है, CO2 भी एक्सेप्ट कर सकता है और O2 भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। रुबिस्को हमारा एंजाइम है और इसके पास ये दोनों के लिए एफिनिटी है, CO2 के साथ ही बाइंड कर सकता है और O2 के साथ ही बाइंड कर सकता है। इसका फुल फॉर्म ही क्या है, राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या एक्सेप्ट हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हो तभी हमारा ग्लूकोज बनेगा। अगर ऑक्सीजन एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या होगा, वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, खाली एनर्जी लेने वाला वो प्रोसेस है, बदले में वो कुछ बना के नहीं देगा। एंजाइम में इनहिबिटर पढ़े थे हम लोग, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं, कॉम्पिटिटिव पढ़े थे। तो क्या होता है कि एक एक्टिव साइट के लिए दो मतलब एक इनहिबिटर होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा CO2 बाइंड करे, ठीक है। लेकिन क्या होता है 4 केसेस में हमारा O2 भी बाइंड कर सकता है। क्या था वो 4 केसेस, कंडीशन क्या 4 कंडीशन जब O2 बाइंड कर सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और 4 अगर लीफ का एज ज़्यादा हो, एजिंग ज़्यादा हो। ये 4 कंडीशन है जिसमें हमारा क्या हो सकता है, रुबिस्को O2 के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बेटा C3 और C4 में डिफरेंस क्या है, C3 प्लांट ना हमारे जनरली मैक्सिमम प्लांट C3 प्लांट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या है C4 प्लांट एक एडेप्टेशन है जो ड्राई कंडीशन में रह सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा टेम्परेचर वाले में C3 प्लांट रहने लगे ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बाइंड करके ऑक्सीजन को बाइंड कर लेंगे और क्या होगा, एनर्जी का वेस्टेज हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर ले, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर ले, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़े थे स्टेप। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, O2 यूज हो रहा है और CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, O2 यूज हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है,
C3 प्लांट्स में होता है। क्यों? क्योंकि पास इनके पास एक एंजाइम है रूबिस्को, जो CO2 की जगह किससे बाइंड कर लेता है? O2 से बाइंड कर लेता है, ठीक है, और ग्लूकोज नहीं बना पाते, ग्लूकोज नहीं बनाता, एनर्जी भी बदले में यूज कर लेता है, ठीक है। तो इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए हमारे पास क्या है? C4 प्लांट का अडैप्टेशन, ठीक है, समझ में आया? आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लास्ट इसमें क्या बच रहा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, क्या क्या फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट कर सकते हैं? ये मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, लेकिन आप लोग लिखे तो हो गया ना, तो कुछ रिकॉल कर सकते हो? 3-4 पॉइंट ही बताना, उसके अंदर क्या है कहानी वो नहीं बताना, सब हेडिंग ही बता दो। लाइट अफेक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट कर सकता है, पानी, टेम्परेचर, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एक छोटा प्लांट जो हर्ब है वो एक ट्री की जगह फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता है, तो जो इंटरनल फैक्टर्स है वो जेनेटिक होता है, जो इंटरनल फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहा है वो क्या हो सकता है? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। हाँ हाँ, जितना क्लोरोफिल का पिगमेंट लीफ में ही प्रेजेंट है। अब कोई लीफ जो कलरफुल लीफ है, ठीक है, हमारा कोई लीफ इस तरीके का लीफ है जिसमें से सिर्फ ये बीच वाले रीजन में हमारा ग्रीन कलर है और इधर हो गया पिंक कलर, ऐसे लीव्स होते होंगे पैचेज में, कुछ येलो ग्रीन के कॉम्बिनेशन में लीफ है, देखे हो? तो ये सारे के ये सब जेनेटिक फैक्टर्स है, ये सारे इसके जेनेटिक फैक्टर्स है, ये प्लांट का इनबिल्ट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, हम लोग उसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहला है लाइट। जितना सोलर रेडिएशन आता है, जितना अर्थ पे सोलर रेडिएशन आता है, क्या सब यूजफुल है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या यूजफुल है? हाँ, 400 to 700 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ के लाइट को हम लोग कहते हैं पार। इसका फुल फॉर्म बताओ? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मैं ना प्लांट फिजियोलॉजी से ही लूंगी। नहीं, चलो ठीक है, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री चलो बाद में हो जाएगा, पहले प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आप लोग ऐड कर लेना, ये तो रहेगा। रिस्पिरेशन जितना तक हुआ रहेगा कहीं से भी आ सकता है, मतलब आप लोग रेगुलर पढ़ो ये सब एकदम एग्जाम के टाइम में ये सब ये होते एकदम डरावना चैप्टर्स है ये सब, एग्जाम से पहले साइकिल देख के समझ ही नहीं आता है। नहीं तो आप लोग कोशिश करो एक बार क्रेब्स साइकिल समझ के यहाँ मुझे समझाने का रेस्पिरेशन में, टाइम मिलेगा आप लोग को। नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। चलो हम लोग पहले ये देख लेते हैं, लाइट में फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारा कितना वेवलेंथ का लाइट है? 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, ठीक है। अगर प्लांट शेड में या डेंस एरिया में नहीं है, डेंस फॉरेस्ट में नहीं है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? मतलब एक प्रॉपर लाइट मिल रहा है प्लांट्स को, हम लोग लाइट को एज ए लिमिटिंग फैक्टर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर में कब होगा? जब वो शेड में है या फिर वो किसी डेंस फॉरेस्ट में, मतलब तो क्या होगा? जो नीचे जो प्लांट्स, ऊपर में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं, नीचे में जो छोटे प्लांट्स, उनको दिक्कत हो रहा है फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। हम लोग एपीफाइट का नाम पढ़े थे, जो मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है, ऑर्किड। तो वो एपीफाइट क्यों है? क्योंकि वो मैंगो ट्री के कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वो मैंगो ट्री का सपोर्ट लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, ठीक है। वो पैरासाइट नहीं है, वो मैंगो ट्री से कुछ भी नहीं ले रहा है न्यूट्रिशन, वो क्या कर रहा है? खाली ऊपर चढ़ गया, क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ गया, तब ये क्या कर पा रहा है? आराम से वो सनलाइट ले सकता है, ठीक है। मतलब अगर वो शेड में या डेंस फॉरेस्ट में नहीं है तो हमारा लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमारे घर में अगर खाना बन रहा है ना, तो उसके लिए ना तेल हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर, उसके लिए सब्जी हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर। गैस को हम लोग जनरली नहीं बोलते कि लिमिटिंग फैक्टर है, गैस होता ही होता है, नहीं तो इंडक्शन होगा, ठीक है। तो गैस लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। तेल खत्म हो सकता है, सब्जी खत्म हो सकता है कि ये सब्जी नहीं है इसलिए नहीं बन सकता है, लेकिन गैस जनरली नहीं होता एक लिमिटिंग फैक्टर। उसी तरीके से समझो कि जो लाइट है ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लांट को अगर प्रॉपर 10% प्रॉपर सनलाइट मिला ना, तो ये सैचुरेशन की अटेन कर लेता है,
इसको प्रॉपर 10% का ही धूप दो, ये पूरा सैचुरेशन इफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। ये क्या है, अगर हम लोग फुल सनलाइट दे तब ये 10% में अचीव करें। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, लो लाइट का इंटेंसिटी है, तो हमारा एक लीनियर रिलेशन बनता है। लो लाइट का इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि लाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉपर एक सनलाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। समझो कि बहुत गर्मी का टाइम नहीं है, एक प्रॉपर सन, ऐसा क्यों हुआ? अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं मिल पा रहा, तो कैसा रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन, ठीक है। मतलब लाइट हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लो लाइट की कंडीशन। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो क्या ऐसा होगा कि लाइट बढ़ाते रहेंगे तो ये भी साथ में हमारा बढ़ते रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा ऐसे केस में? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, एक टाइम तक वो अटेन कर रहा है, एक टाइम तक वो अपने मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को अटेन कर रहा है, उसके बाद वो क्या हुआ, रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, एग्जाम्स पहले एक ही दिन सोचोगे पूरा किताब कंप्लीट कर लो तो कभी नहीं होने वाला। दिमाग जितना स्टोर कर सकते हो उतना ही स्टोर होगा, बाकी ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। और ज्यादा हटाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, फिर सब भूलने लगोगे। तो इसीलिए अगर बहुत ज्यादा लाइट भी हम लोग देने की कोशिश करें तो हमारा क्या होगा, क्लोरोफिल भी डैमेज हो जाएगा। ऐसे समझो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको नॉलेज बढ़ रहा है। और एक ही दिन पूरा किताब लेके बैठ जाएंगे कि आज हम पूरे इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, पूरा किताब एक दिन में रट जाएंगे, तो एक लिमिट के बाद सैचुरेट हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ याद नहीं होने वाला। वैसे ही प्लांट भी एक लिमिट के बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर उसका फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ने वाला है। और अगर उसके बाद भी आप ज्यादा इसको लाइट दे रहे हो तो क्या होगा, क्लोरोफिल डैमेज। समझ में आ गया, ठीक है। उसी को हम लोग फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा प्रीवियस रिकॉल करते हैं, जो एंटीना मॉलिक्यूल्स है, जो एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स है, वो क्लोरोफिल ए को, जो हमारा रिएक्शन सेंटर है, उसको किस चीज से बचा रहे हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो फोटो ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी को देना। समझ में आया? नेक्स्ट क्या फैक्टर है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, CO2 लिमिटिंग फैक्टर है। एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है बेटा, 1% से भी कम, हाँ 0.03 से लेके 0.04%, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जितना वो CO2 को एक्सेप्ट करेगा उतना ही वो क्या बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा इंक्रीज करते हैं हम लोग, मान लो 0.05% तक इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इससे ज्यादा इंक्रीज करने पे क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। समझ में आया? अगर हमारा लो लाइट इंटेंसिटी कंडीशन दो दिया हुआ है, लो लाइट कंडीशन है, और क्या हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत हो रहा है, लो लाइट का कंडीशन है और CO2 का रेट हमारा ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, C3 एंड C4 प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंडीशन क्या कर रहे हैं, लाइट कम दे रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर बहुत लो लाइट कंडीशन देंगे, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सफिशिएंट है, लेकिन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यही अगर हम लोग कर दिए हाई लाइट इंटेंसिटी और CO2 का लेवल सेम रहेगा, तो क्या होगा, C3 एंड C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा वैल्यू याद रखेंगे हम लोग, C4 प्लांट में, C4 प्लांट में क्या हो गया, कोई दिक्कत हो रहा है आज आप लोग को, बायो नहीं पढ़ना है, चलो शांत हो जाओ, सही में से दिक्कत हो रहा है बेटा, आप आगे पीछे प्लेस शिफ्ट कर लो। आप लोगों को फैन ऑफ करना है, इधर वाले लोगों को नहीं ऑन, आप उधर चले जाओ। नहीं, कोई फैन एक्स्ट्रा ऑन नहीं होगा, फैन एक्स्ट्रा ऑन नहीं होगा,
इतना में एडजस्ट कर लो। C4 प्लांट में सैचुरेशन कितना पे जा रहा है और C3 प्लांट में 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। ठीक है, ये CO2 का है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर लाइट रिएक्शन तो ज्यादा टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत सेंसिटिव नहीं है वो, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है ये कंप्लीटली क्या है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। और एंजाइम्स ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं। ये तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़े थे। तो क्या हो गया, फैन नहीं चाहिए, ऑफ कर दो फैन, फैन ऑफ कर दो बेटा वहां पे, क्योंकि अगर तबियत एक तबियत खराब है ना तो उसको कंसिडर करना चाहिए। बाकी लोग बिना फैन के रह सकते हैं, लेकिन जिनका तबियत खराब है उनको हम लोग फैन में नहीं रख सकते। टेम्परेचर, टेम्परेचर लाइट रिएक्शन ना बहुत ज्यादा हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव नहीं है। लेकिन डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो वो क्या हो सकता है। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप जाओ बाहर से हवा खा कर आओ। फैन पीछे ऑन किया है, आप यहाँ आ जाओ। आज मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ने के मूड में बैठे हो। फैन का बस नहीं आ रहा है तक, आप यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ। टेम्परेचर क्या है, आपके डार्क रिएक्शन टेम्परेचर से अफेक्ट कर सकता है क्योंकि वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, वाटर। पानी का इफेक्ट कर सकता है क्या, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पानी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। पानी क्या कर सकता है कि अगर पानी अगर कम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन, वाटर स्ट्रेस कंडीशन। और जब पानी कम रहे ना तो क्या होता है कि जो हमारे गार्ड सेल्स है वो ओपन नहीं होता, मतलब जो स्टोमाटा का पोर है वो खुलता ही नहीं, तो गैसेस एक्सचेंज रुक सकता है। मतलब पानी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पानी का कारण क्या हो रहा है कि स्टोमाटा का पोर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, गार्ड सेल से ओपन नहीं कर रहा है, गार्ड सेल टर्जिट नहीं हो पा रहे, जिसके कारण हमारा फोटोसिंथेसिस उसके कारण रुक रहा है। और एक और क्या है, विल्टिंग। एक तो पहला है स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर डू नॉट ओपन, और दूसरा क्या है, विल्टिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग ऑफ लीफ मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रेश लीफ है और एक लीफ ऐसे सिकुड़ा हुआ है, तो किसमें फोटोसिंथेसिस होगा, जो फ्रेश लीफ है। तो पानी कम होने के कारण एक तो स्टोमाटा ओपन नहीं होता, दूसरा क्या होता है, लीफ भी सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारा क्या फोटोसिंथेसिस का रेट इफेक्ट कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है ये, लेकिन इनडायरेक्ट क्या कर सकता है, ये इफेक्ट कर सकता है। लास्ट में खाली एक और टॉपिक इसमें बच रहा है, क्या है हमारा, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो समझ में आया। अच्छा चलो एक बार मैं भी कोशिश करती हूँ समझाने का, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। हम लोग वही करते हैं कि हम लोग खाना बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। आता है खाना बनाना, कौन कौन बनाते हैं खाना, ठीक है। तो हम लोग गाजर का हलवा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गाजर का हलवा हमें बनाना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, गाजर चाहिए। गाजर चलो हमें मिल गया मार्केट से 10 kg का। फिर हमें घी चाहिए, घी चाहिए, घी कितना लोगे, 5 kg, 1 kg भी चलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, चलो ये भी हमें मिल गया 500 ग्राम। और चीनी, चीनी या शुगर, शुगर कितना चाहिए, 2 kg चाहिए, ठीक है। अब क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो आपका सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना वो पूरे के पूरे रेट को डिसाइड कर सकता है। हाँ अच्छा, हाँ मिल्क भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए। मिल्क कितना चाहिए, कम से कम 3 लीटर चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सूखा बना, चलो ठीक है। चीनी हमें चाहिए 2 kg, लेकिन चीनी ना हमारे पास बस 250 ग्राम प्रेजेंट है। चीनी कितना प्रेजेंट है, 250 ग्राम। क्या आप बेस्वाद गाजर का हलवा बनाओगे, गेस्ट आने वाला, बेस्वाद बनाओगे, तो ये चीनी आपके पास 250 है, तो आप क्या करोगे, आपको सब चीज को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। सब चीज को क्या करोगे, कम करोगे। अब ये 250 ग्राम है तो इसका आप हो सकता है सिर्फ 1 ही kg बनाओगे, 1 kg बनाओगे।
जिसमें आपका कितना लगेगा 100 ग्राम घी लगेगा, ड्राई फ्रूट्स कितना लगेगा 50 ग्राम ही लगेगा, मिल्क भी कितना लगेगा हाफ लीटर, चलो ठीक है मिल्क भी कितना लग रहा है हाफ लीटर लग रहा है। और क्यों आपका ये पूरा रेट आपका डिफाइन करिए, क्योंकि आपके पास चीनी कम था, आपके पास चीनी कम था जिसके कारण आपका बाकी फैक्टर्स भले ही सफिशिएंट था, लेकिन क्या हो गया इसके कारण उसका पूरा रेट डिफाइन कर गया। आपका कुछ भी एक भी लिमिटिंग फैक्टर होगा उससे पूरा का पूरा रेट डिसाइड करेगा। हाँ एक भी अगर आपका इफेक्ट करेगा जिसका पूरा पूरा फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करेगा। अब ये जो लिमिटिंग फैक्टर है आप इसको हटा दो, आप इसको प्रॉपर 2 kg दे दो, तो आप ये बना सकते हो, अभी बन सकता है। इसका जो रेट रहेगा ये मान लो आपका 500 ग्राम हो गया, तो आपका ये थोड़ा क्वांटिटी बढ़ेगा हलवा का। बस वही चीज है कि जो आपका मिनिमम क्वांटिटी का है ना ये डिसाइड करेगा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का रेट। हाँ नहीं आपको इतना ही चाहिए, आपका ये लिमिटिंग फैक्टर था, आपको ये इतना ही चाहिए, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास सब कुछ सफिशिएंट था, चीनी खाली था 250 ग्राम, तो आपको ये सब कम करना पड़ा। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, वो 3 लाइन लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट पढ़ो। और गाजर का हलवा हम लोग बनाना भी सीखे। कौन कौन बनाया है? हाँ मैं भी कभी नहीं बनाई, मैं भी कभी नहीं बनाई। एक बार वो 2 लाइन जो लिखा वो पढ़ो, और उसमें चीनी का एग्जाम्पल आप लोग नहीं लिखे हो क्या बुक कॉपी में? चैप्टर खत्म हो गया हमारा ये। उसमें क्या स्टेटमेंट है? व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट अ बायोसिंथेटिक रिएक्शन, तो जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में वो पूरे के पूरे रेट को डिफाइन करेगा। इससे मोर देन 1 फैक्टर्स है, सिर्फ गाजर डिसाइड नहीं करेंगे आपका हलवा बनने वाला है कि नहीं, आपको सब कुछ चाहिए हलवा बनाने के लिए। तो जब एक से ज्यादा फैक्टर किसी रेट को डिसाइड कर रहा है तो जो मिनिमम है ना वो पूरे के पूरे रेट को डिफाइन करेगा, ठीक है। जैसे सनलाइट हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आप अपने प्लांट को शेड में रख रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जो प्लांट आपका ऐसे गार्डन में लगा हुआ आप उसको एक्स्ट्रा सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक चीज और बताना ना, हाँ CO2 वाले में एक पॉइंट इसमें छूट गया है। इसमें क्या जैसे C3 प्लांट में हमारा 450 माइक्रोलीटर, जो C3 प्लांट्स होते हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तो फोटो रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस CO2 को हम लोग ज्यादा करते हैं, तो हम लोग इसको कहाँ पे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी प्लांट्स ग्रो कर ले, ग्रीन हाउस प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन हाउस में, ठीक है। तो वहां पे 2 प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, टोमेटो और बेल पेपर है कि ब्लैक पेपर? बेल पेपर, टोमेटो एंड बेल पेपर, ठीक है। टोमेटो और बेल पेपर इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रीन हाउस में इनको CO2 का रेट ज्यादा देते हैं जिसके कारण ये क्या कर सकता है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग ये याद रखोगे कि टोमेटो और बेल पेपर किसका एग्जाम्पल है? C3 प्लांट, C3 प्लांट है। आप मुझे बताओगे सोरघम में हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? सोरघम एक प्लांट है जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? चलो हिंट करती हूँ, या तो C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट है। तो सोरघम में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? ये आपके प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, नीट के प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। और ऐसे नहीं पूछा है कि C3 में पहला प्रोडक्ट क्या है, C4 में पहला प्रोडक्ट क्या है, आपको एग्जांपल देके पूछा है कि सोरघम में पहला प्रोडक्ट क्या है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट, या तो C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट है। C3 प्लांट है, C4 प्लांट, OAE, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिर्फ C3 C4 याद नहीं रख के क्या याद रखोगे कि उसके एग्जाम्पल्स हैं। बट आप बताओगे C4 प्लांट का डिस्कवरी कौन करे, C4 साइकिल कौन डिस्कवर करे? C4 साइकिल का डिस्कवरी, C4 पाथवे का डिस्कवरी, बेटा बैठ जाओ। हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक। इस चैप्टर में बेटा कोई दिक्कत आप लोग पूछ लो, अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सब चैप्टर बहुत लंबा लंबा चैप्टर नहीं है। हाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच करते हैं? किसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से एक्शन स्पेक्ट्रम मैच करते हैं? कौन सा पिगमेंट से उसका हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम मैच करता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग 4 चीज पढ़े थे,
या सॉरी 3 चीज था ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन, और एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ एक ही था, तो किससे मैच कर एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? हाँ चीफ रहता है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट हमारा चीफ पिगमेंट है जो रिएक्शन सेंटर भी बनता है, और वो हमारे किसके जैसा सेम है, एक्शन स्पेक्ट्रम जैसा। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर है, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम फर्स्ट टाइम कौन दिया? सही है, एंगलमैन, TW एंगलमैन। अंकिता आप बताओगे कि हमारे कौन से वेवलेंथ में हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकता है? हाँ ब्लू लाइट और रेड लाइट। हाँ रेड लाइट का वेवलेंथ गलत है, 300 जाएंगे नहीं हम लोग, 4 to 700 होता है, 400 700। तो हमारा ब्लू लाइट का क्या है रेट? 400 to 500, और रेड लाइट का 700 नैनोमीटर। रिवाइज कर लेना